Hello everyone. In this class we will be learning about thermodynamic equilibrium and how it is attained, what are the necessary conditions to achieve a thermodynamic equilibrium. After that we will be learning about zeroth law of thermodynamics, what is it and what are the basis and some examples of zeroth law of thermodynamics. So let's get started with this video. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमें स्पॉन्टेनियस चेंज के बारे में बताता है कि किसी भी सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा कि एग्जिस्ट कर रहा है जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो कि आपको अभी हमने पढ़ाया है, प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी हैं वो चेंज ना हो। तो ऐसा सिस्टम जिनके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो और भी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई चेंजेस ना आए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, विद इट्स सराउंडिंग, बैलेंस में हो सराउंडिंग के साथ, तो ऐसे सिस्टम्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम्स के होने के लिए क्या जरूरी है, कुछ 3 कंडीशंस हैं, वो जब फुलफिल होती हैं तो हम नेसेसरीली कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये 3 कंडीशंस हमने चेक कर लेंगे, अगर सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है इनको तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम को कहा जाएगा। पहली कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, मतलब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पे हमारे, उनमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, मतलब सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उसके लिए इंटरनल फोर्स भी उसको बैलेंस करती रहे, तो ओवरऑल फोर्सेस बैलेंस्ड हों, तो ऐसे सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। ये देखिए एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस फिगर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जो हमारा सिस्टम है कंसिडर्ड किया गया है, उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अंदर से जो गैस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उस गैस का कुछ प्रेशर है, कुछ किसी एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रेशर पे वो भरी हुई है सिस्टम के अंदर। उस प्रेशर से ये पिस्टन जो है उसको फोर्स लगा रही है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है, प्रेशर फोर्स। तो और हमारा क्योंकि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक इन्वायरमेंट में लगा हुआ है, बाहर किसी एक स्पेस में लगा हुआ है, तो उस स्पेस के बाहर भी यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट होगी, वो भी अपना कुछ प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अगर हमारा पिस्टन एक जगह पे स्टेबल कंडीशन पर रुका हुआ है तो इसका मतलब इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफर्ड बाय आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, हमारा पिस्टन एक जगह पर रुका हुआ है, तो कहा जा सकता है कि ये जो एग्जाम्पल, ये जो सिस्टम का शो किया गया है, ये थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हमारा है। इसके बाद दूसरी चीज जो चेक करेंगे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को होने के लिए, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब उनके बीच के जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो रहा हो सिस्टम का, एक जगह से दूसरी जगह पे सिस्टम के टेम्परेचर में वेरिएशन ना मिले हमें, सराउंडिंग के साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन में हो। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें ये रेड कलर से जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है ये हॉट ऑब्जेक्ट है, और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। जब इन दोनों को कनेक्शन में लाया गया, करीब करीब लाके हमने टच कर दिया इनको, तो हीट का फ्लो हुआ फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर डिफरेंशियल था, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हुआ। क्यों हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी एक क्लास में, स्पेसिफिक क्लास में। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हुआ। पहले ये मान लीजिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे थी और कोल्ड बॉडी हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो हीट का ट्रांसफर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी से, हीट सप्लाई हुई 0 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी को। एंड व्हेन दे रीच एट थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ ऑफ देयर टेम्परेचर्स विल बी 50 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम मान के चलेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस वो अटेन कर लेंगी अगर वो सराउंडिंग में टेम्परेचर या हीट को लूज नहीं कर रही हैं, सराउंडिंग से इंसुलेटेड हैं, सिर्फ जहां से इन्हें टच किया गया वहीं पे हीट का फ्लो हो रहा है, तो दे मे अटेन मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस ईच। तो ये हो गया अगर इस तरीके के सिस्टम होंगे हमारे कि जहां पे टेम्परेचर बराबर हो। देखिए दोनों सिस्टम 50-50 पे आ गए, मतलब
अब इनमें और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, टेम्परेचर के और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे जब उन्हें कॉन्टैक्ट में लाया गया, सो दे हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीसरा जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जो सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं मतलब जो इनपुट है हमारे सिस्टम्स के, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को अगर किसी एक सिस्टम के अंदर हम लोग रख रहे हैं तो कंसीडर कर रहे हैं, उनकी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, उनके मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे सिस्टम्स को केमिकल इक्विलिब्रियम होगा अगर उनके कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये तीनों कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एक साथ प्रेजेंट हो किसी भी सिस्टम में, तो उनको कहा जाएगा कि सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1931 में फाउलर साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया, कॉइन किया उन्होंने नाम। जैसे यहाँ पे तीन बॉडी अज्यूम की जाए, ए बी सी बॉडी, यहाँ पे देखिए ये तीन बॉडी हैं, अलग अलग कलर से डिपिक्ट किया गया ए बी सी बॉडीज को। अगर ए बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी बॉडी से, तो ये कहा जा सकता है कि ए बॉडी भी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ए और बी बॉडी को टच मिला रहे हैं, कांटेक्ट मिला रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे कि अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में पिछले केस में हमने पढ़ाया कि एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक साथ जब ला रहे हैं तो क्या होगा, दे विल अटेन अ स्टेट ऑफ कॉमन ग्राउंड, मतलब उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर में जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमने बी बॉडी और ए बॉडी ने सेम टेम्परेचर अटेन कर लिया है, अब हमें ये पता चल गया है कि ए बॉडी का जो टेम्परेचर है वही बी बॉडी का है। अब जब बी बॉडी को सी बॉडी से कांटेक्ट मिला रहे हैं, ए बॉडी हटा दे रहे हैं, अब बी और सी बॉडी को कांटेक्ट मिला रहे हैं, तो हम ये गौर कर रहे हैं कि बी और सी बॉडी के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके के कोई सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं कि बी और सी बॉडी के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि जब इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर सी का है वही टेम्परेचर ए का है, इसीलिए हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम्स जब फॉर्म होते हैं तो यही है बेसिक्स जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। देखिए उसकी ये जो एक भाषा है वो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कुछ ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बेसिस फॉर्म करता है टेम्परेचर मेजरमेंट के। तो डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, थर्मोमीटर जो इंसर्ट कर रहा है डॉक्टर आपके पास, तो वो क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस बन रहा है। थर्मोमीटर हमारा एक इसी में से बॉडी हो गई, देखिए थर्मोमीटर है, एक बॉडी ये हो गई, ये ऑब्जेक्ट टू आप है। थर्मोमीटर जब आपके ऊपर लगा रहे हैं, डॉक्टर लगा रहा है थर्मोमीटर, तो वो एक आपके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा थर्मोमीटर, तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे पहुंच के उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे पहुंच के उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी थर्मोमीटर की। तो इसका मतलब हमारा थर्मोमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट भी जो कि हम हैं उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब उस थर्मोमीटर को जब हम इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे, तो जब चेक करेंगे उसको देखेंगे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्ड है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, तो अगर उससे भी कांटेक्ट में आप थर्मोमीटर को लाएंगे और थर्मोमीटर की रीडिंग में चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 का सेम टेम्परेचर है। समझ में आई बात? तो इसीलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस बनता है, यहीं से टेम्परेचर मेजरमेंट की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स विच आर यूज्ड, और थर्मोमीटर्स के साथ साथ हम कुछ एक बेसिक के बारे में भी जानेंगे कि डिफरेंट मेजरमेंट किस तरीके से होते हैं टेम्परेचर के, केल्विन स्केल क्या, डिफरेंट स्केल्स कौन कौन सी हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की, उसके बारे में जानेंगे, और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंट मेजरमेंट में, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।